हेलो, आवाज आ रही है अभी? जी सर आ रही है। अच्छा, चले आज हम डिस्कस करते हैं डबल इंटीग्रेशन को। आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, मल्टी वेरिएबल फंक्शन हमने पढ़ लिया है। अभी हम डबल इंटीग्रेशन देखते हैं। अब मल्टी वेरिएबल फंक्शन में डबल इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं? डबल इंटीग्रेशन टू वेरिएबल फंक्शन के लिए फाइंड करते हैं। सिंगल इंटीग्रेशन आप कब फाइंड करते थे कैलकुलस में? लेट्स सपोज आपके पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? इंटीग्रेशन a टू b, जबकि फंक्शन x इज इक्वल आर ग्रेटर देन a एंड इक्वल आर लेस देन b हो तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx होता था। यही होता था इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या था कि अगर आप टू वेरिएबल में देखें, y इज ए फंक्शन ऑफ x है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये इस तरह से होता है कि यहाँ पे आपके पास इस तरह से x एक्सिस की वैल्यूज होंगी, y एक्सिस, और इस तरफ x एक्सिस होगा। सही है? ये y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। अगर यहाँ पे कोई कर्व है, लेट्स सपोज कि इस तरह से कोई भी कर्व है, तो लाइन है ना, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मिटा देता हूँ, वेट करें आप लोग। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आपके पास कोई कर्व है पॉइंट ए से बी तक, ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट, माइक बंद कर दो भाई, कौन है पता नहीं, इनको 1000 दफा समझा रहा हूँ फिर भी
बार बार आपका माइक बंद करते हुए ना ये डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, सही है। जब आप कैलकुलस में एरिया फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, इस कर्व को छोटे छोटे रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। इस तरह से स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड करते हैं। तो यहां से यहां तक देखो, ये पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस में ये x1 होगा, ये x2, x3, x4, इसी तरह से होते होते यहाँ लास्ट में आपके पास xn होगा। सही है। और इसमें देखें, ये x1 है, x1 के करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन f ऑफ x है। तो इसकी जो हाइट है वो आपके पास fx1 होगी, इसकी हाइट fx2 होगी, इसकी हाइट fx3 होगी, इसी तरह होते होते इसकी हाइट fxn है, यानी इसकी विड्थ fxn है। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ x2 होगा। सही है। और इसी तरह xn माइनस xn माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ xn होगा। ये लेंथ है, एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंथ है, और ऊपर जो है वो आपके पास विड्थ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ ज़रूर विड्थ होती है। अगर आप इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करें तो फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ आपके विड्थ आपके पास से fx1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x1 होगी। इस फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया यही होगा। और इसी तरह जो सेकंड रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आपके पास होगा fx2 मल्टीप्लाई डेल्टा x2 होगा। इसी तरह जो थर्ड रेक्टेंगल है इसका एरिया होगा fx3 मल्टीप्लाई डेल्टा x3 होगा। इसी तरह होते होते जो लास्ट वाला रेक्टेंगल है, n वाला रेक्टेंगल, ये लास्ट में जो रेक्टेंगल है इसका एरिया होगा, इस n वाले का एरिया होगा fxn डेल्टा xn होगा। ये एरिया a1 होगा, a2 ये होगा, a3 यही होगा, an इसके इक्वल होगा। क्योंकि हमने जो कर्व है उसको छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो रेक्टेंगल्स का होता है, ट्रायंगल्स का होता है, सर्कल्स का होता है। हमने कोई भी कर्व को इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए कोई इरेगुलर शेप उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करके उनका एरिया फाइंड किया है। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया a1 है, वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगी, इसकी लेंथ डेल्टा x1 है और विथ fx1 है। और दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ डेल्टा x2 है विथ fx2 है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करके इस तरह से एरियाज फाइंड किया है। तो टोटल एरिया क्या होगा, इन सब एरियाज का सम होगा ना टोटल एरिया। टोटल एरिया इस कर्व का होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an होगा। जितने आपके पास एरिया से इन सब का सम होगा, इसको टोटल एरिया कहते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, आपके पास अगर इस फंक्शन का एरिया फाइंड करना चाहे तो हम इंटीग्रेशन से करते हैं। अगर आप छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाओ ना, स्टिल एग्जैक्ट एरिया नहीं आएगा। एग्जैक्ट एरिया फाइंड करने के लिए हम करते इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू होता है लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी डेल्टा x अप्रोच टू 0 करते हैं। सही है। n अप्रोच टू इंफिनिटी का मीन्स यहाँ पे जो इंटरवल है x1 x2 x3 x4 से लेके xn तक लिखा है, इनको हम इनफाइनाइट इंटरवल बनाते हैं, बहुत ज्यादा इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इन इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल में कन्वर्ट किया तो डेल्टा जो है वो इनकी लेंथ होती है, x1 और x2 के बिटवीन देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ थी।
जब इसको मजीद स्मॉल इंटरवल में कन्वर्ट करता हूँ तो इनकी लेंथ 0 को अप्रोच करेगी। जब 0 को अप्रोच करेगी तो ये आपके पास होगा fx1 डेल्टा x1, इन सब का एरिया ऐसा होगा ना, प्लस fx2 डेल्टा x2 होगा, जितने एरिया से उन सबको सम करना होगा, प्लस fx3 डेल्टा x3 प्लस अप टू fxn डेल्टा xn होगा। ये असल में इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो एंड है इंटरवल्स को इनफाइनाइट टाइम में कन्वर्ट करते हैं और जो लेंथ है उसको 0 को अप्रोच करते हैं। मींस दो इंटरवल के बिटवीन जो लेंथ है वो 0 के अप्रोच करे, तो उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी f ऑफ x t ऑफ x कहते हैं। ये तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में। अगर डबल वेरिएबल फंक्शन हो, अगर आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ x y हो, तो उसके लिए हम डबल इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। लेट z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, तो ये टू वेरिएबल फंक्शन है। वेरिएबल फंक्शन, तो इस टू वेरिएबल फंक्शन का इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन होता है, ये सिंगल इंटीग्रेशन नहीं होगा। डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स वाई होगा और यहाँ पे जो dx था उसकी जगह d ऑफ a होगा। सही है। ऊपर सिंगल वेरिएबल में हमने dx कहा था, dx क्यों किया था, इसको चेंज इन लेंथ है ना, dx जो है वो लेंथ के बिटवीन डिस्टेंस हम फाइंड करते थे, लेंथ को dx से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ dA होगा क्योंकि ये जब x एक्सिस से आपने इंटीग्रेट करना है सिंगल वेरिएबल में तो वो dx होता है। अब x y से इंटीग्रेट करते हैं तो वो dA होगा, dA मीन्स dx मल्टीप्लाई dy होगा। dA इक्वल टू होता है dA इक्वल टू dx dy के इक्वल होता है। सही है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ a एफ एक्स वाई dA इक्वल टू होगा, अगर बाय डिफिनीशन अगर आप करें तो सेम ऊपर सिंगल इंटीग्रेशन है उसको एक्सटेंड कर देना, डबल में लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी होगा और यहाँ पे डेल्टा ऑफ a अप्रोच टू 0 होगा। अब चेंज इन एरिया जो है वो 0 को अप्रोच करेंगे हम। सिंगल इंटीग्रेशन में लेंथ चेंज होती थी, डबल इंटीग्रेशन में एरिया चेंज होगा क्योंकि x और y दोनों चेंज होते हैं ना, x मल्टीप्लाई बाय y एरिया होता है, खाली डेल्टा इन x हो तो वो लेंथ होती है। तो ये होगा f x1 y1 डेल्टा a1 होगा प्लस f x2 y2 डेल्टा a2 होगा। इसी तरह होते होते f xn yn डेल्टा ए एन करना होगा। मींस आपने क्या करना है, जो x और y एक्सिस से उनको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना होगा। अगर टू वेरिएबल फंक्शन है तो थ्री डायमेंशनल कोई स्पेस होगी, इसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है। x और y को इतने स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है कि उनका एरिया 0 को अप्रोच करे और जो पीसेस है वो इनफाइनाइट पीसेस बन जाए, तो इसको हम कहते हैं डबल इंटीग्रेशन। अब हम कुछ एग्जांपल से सोल्व करते हैं कि डबल इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन का मैंने बता दिया कि आपके पास कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कि इसका इंटीग्रेशन होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स वाई डी ए के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ए एफ एक्स वाई होगा और ये डी एक्स डी वाई होगा। सही है। इंटीग्रेशन इस तरह होगा, डबल इंटीग्रेशन इस तरह से होगा। और इसमें देखिए डबल इंटीग्रेशन को सोल्व इस तरह से करना है, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, अगर फंक्शन को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं,
विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो इसमें y कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। बाकी देखिए इंटीग्रेशन के रूल्स वही लगेंगे जो कैलकुलस में थे, सेम वही रहेंगे। जैसे आप डेरिवेटिव में करते थे ना, विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करते y कांस्टेंट होता था, y से डिफरेंशिएट करते थे तो x कांस्टेंट होता था। सेम इसी तरह इंटीग्रेशन में भी ऐसा होगा, जब आप x से इंटीग्रेट करते हैं तो y कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो x कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो इससे x कांस्टेंट होगा। सही है। अब इसी रूल के तहत आपने इंटीग्रेट करना है, तो इस रूल को फॉलो करते हुए आपने इंटीग्रेट करना है। कोई एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि इसको आप ट्राई करें। एग्जांपल है सोल्व डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ ए है। इसको सोल्व करना है तो इसका डबल इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा कि ये होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। सही है। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डी ए होता है डी एक्स डी वाई के इक्वल होता है। अब आप देखिए पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करो या पहले x के रिस्पेक्ट से, कुछ भी नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप y के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ किसी का क्या इशू आ रहा है, शो नहीं हो रहा है कुछ? मेरे ख्याल से आपका नेट का इशू होगा ना, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना। सही है। अच्छा, तो अब देखो आप डी ए जो है ना वो डी ए इक्वल टू डी एक्स भी हो सकता है, डी वाई, या फिर डी ए को आप लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स। एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। इशू कब आएगा वो मैं आगे आप लोगों को समझा देता हूँ। अब डायरेक्ट आपसे कहा जाए बस इंटीग्रेट करना है, कोई भी फंक्शन दिया है और उसमें आपसे कहा जाए कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो उसमें आपकी मर्जी है, आप पहले y के रिस्पेक्ट से करो या पहले x के रिस्पेक्ट से। तो ये इक्वल टू होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई होगा। अब यहाँ पे देखो पहले डी एक्स है तो हम x के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर y के रिस्पेक्ट से। मर्जी है आप इसको पहले y से करो या x से करो, इस तरह के फंक्शन में इशू नहीं। जब लिमिट गिवन हो ना x और y की, इंटीग्रेशन की लिमिट, जैसे आपके पास इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स होता है ना, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में x की वैल्यू जो है वो a से लेके x की वैल्यू b तक होती है। अगर डबल इंटीग्रेशन में या डबल वो वेरिएबल फंक्शन में, टू वेरिएबल फंक्शन में अगर लिमिट गिवन हो तो फिर इसको इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है। वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि लिमिट गिवन हो तो क्या करना है। ये लिमिट के बगैर है तो इसलिए आप x से करें y से करें कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आप x से भी कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट से भी, और y के रिस्पेक्ट से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चले पहले x के रिस्पेक्ट से करते हैं तो बाहर वाला इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, x के रिस्पेक्ट से इस पे अप्लाई होगा ना इंटीग्रेशन, मैंने इधर ब्रैकेट दे दिया है, इसी पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। बाहर वाला इंटीग्रेशन ऐसे ही आएगा। x के रिस्पेक्ट से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, कोई बता सकता है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? भूल गए आप लोग कैलकुलस, या सारे ऐसे ही बस ज्वाइन करके बैठे हुए हैं? हाँ, एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा ना, मैंने साइड पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल क्या होता है। अगर आपके पास x पावर n है तो ये होता है x पावर
n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। तो इधर x पावर 2 है तो x पावर 2 प्लस 1 x क्यूब होगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3 होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई, हम इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो y कांस्टेंट होगा, y तो कांस्टेंट होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होगा ना, इस पे भी पावर रूल लगेगी क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 होके x स्क्वायर y अपॉन 2 होगा, प्लस फिर y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, x के रिस्पेक्ट से y स्क्वायर का इंटीग्रेशन जी बता दे कोई। सर 1 होगा। 1 क्यों होगा? x के रिस्पेक्ट से y कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट d ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ये होता है ना, x के रिस्पेक्ट से y तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा तो इसका इंटीग्रेशन x y स्क्वायर होगा और बाहर में dy आएगा। सही है, इस तरह से होगा। अब क्या करना है, x के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर दिया, अब y के रिस्पेक्ट से करना है। जब y के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेट करते हैं x कांस्टेंट होगा तो x क्यूब अपॉन 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट होगा ना y के रिस्पेक्ट से, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 का इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx होता है, विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो ky होगा, तो x क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट है तो ये x क्यूब अपॉन 3y होगा, प्लस अब y के रिस्पेक्ट से करते हैं तो x स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 तो कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dy y पे इंटीग्रेशन लगेगा ना, प्लस अगर x y स्क्वायर पे अप्लाई करते हैं x तो कांस्टेंट होगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy होगा। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर देना, ये होगा x क्यूब y अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 होगा, प्लस x y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 होगा। इसको फर्दर सोल्व कर इसका फाइनल आंसर होगा x क्यूब y अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स वाई क्यूब अपॉन 3। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। सही है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ पे बस इंटीग्रेशन के रूल वही लगेंगे जैसे डेरिवेटिव में होते थे ना, पार्शियल डेरिवेटिव में। मल्टीपल इंटीग्रल में भी ऐसा होगा कि जब आप x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, बाकी फार्मूला वही लगेगा इंटीग्रेशन का जो आप कैलकुलस में लगाते थे। पावर रूल के लिए वही, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए वही ट्रिग्नोमेट्रिक लगेगा, इसी तरह लगेगा। और इसी तरह जब आप y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं फिर x कांस्टेंट होगा। चलें एक और क्वेश्चन हम करते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस वाई ई पावर एक्स है। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ये 2 वेरिएबल फंक्शन है तो डबल इंटीग्रेशन लगेगा, ये आपको पता है। 2 वेरिएबल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं डबल इंटीग्रेशन लगेगा। 3 वेरिएबल फंक्शन हो तो वो ट्रिपल इंटीग्रेशन लगेगा, वो हम मिड के बाद पढ़ते हैं, अभी ये देखते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो ये होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई
डी ए इक्वल टू होगा डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई की वैल्यू लिखो एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई पावर एक्स होगा, और डी ए जो है वो आपके पास डी एक्स डी वाई के इक्वल होगा। अब क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो ये बाहर वाला इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, ये इंटीग्रेशन अप्लाई होगा x के रिस्पेक्ट से। जब आप पहले dx लिख रहे हैं ना तो इसका मतलब होता है पहले x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, अगर पहले dy लिखा तो इसका मतलब पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता है। तो x के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेट कर दो, y कांस्टेंट होता है, x cos ऑफ y का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, कोई बता सकता है? cos y तो कांस्टेंट होगा ना, cos y कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन x पे लगेगा, x पे इंटीग्रेशन लगा तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और ये cos y ही रहेगा प्लस y x को x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दो, y तो कांस्टेंट है, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है तो ये y ex ही आएगा और dy आएगा, क्योंकि आप देखो इंटीग्रेशन ex dx इज इक्वल टू ex ही होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल होता है, इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल ही होता है। अच्छा, अगर किसी को समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। अब क्या करना है, आप y के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करते हैं जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो x कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं x स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन y पे लगेगा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy होगा प्लस फिर y के रिस्पेक्ट से करते हैं ex कांस्टेंट होगा, y पे इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन y dy होगा। अब यह होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos y का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू होता है माइनस साइन x, सॉरी माइनस साइन नहीं, खाली साइन x होता है cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और इसी तरह इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल टू माइनस cos x होता है, साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, माइनस cos होता है, cos का साइन होता है तो cos y होगा साइन y के इक्वल होगा प्लस ये होगा ex y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई इश्यू है तो देख आप पूछ सकते हैं, ये मैं जूम आउट करता हूँ, आप देख लेना इसको मैंने किस तरह से किया है। किसी को समझ में नहीं आया है, कोई इश्यू है, पूछ लेना। समझ आ रहा है या फिर ऐसे ही बात बैठे हुए हैं ऑनलाइन क्लास से लेकर? समझ नहीं आ रहा। क्या कहा आपने? कोई एक बोले, दो साथ बोल रहे हैं तो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। क्या मैं पूछ रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं, ये मुझे हुक्म दे रहा है मिड के इम्पोर्टेंस टॉपिक्स तो बता दे, ये सारा इम्पोर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं होते मैं क्यों पढ़ाता। ऐसा नहीं होता है कि जो आपको पढ़ाए जाते हैं उनको सिलेक्ट करके, जितने भी टॉपिक्स आपके CIS में है वो सारे सिलेक्ट करके सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले ही ऐड हैं, कोई भी गैर इंपॉर्टेंट या फिर ऐसे फजूल टॉपिक नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट, सारे तैयार करें। मैं इससे रिलेवेंट पूछ रहा हूँ, डबल इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा है तो ये पूछ लेना, मिड टर्म बाद की बात है। ये सर समझ में आ रहा है। चले
चले ठीक है, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं लिमिट गिवन हो तो फिर क्या होगा। पहले मैंने कहा था कि डी ए को आप डी एक्स डी वाई लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर लिमिट गिवन हो तो फिर क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। डबल इंटीग्रल, अगर कांस्टेंट लिमिट हो मींस एक्स और वाई के लिमिट कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो ये इस तरह से होगा आपके पास कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स वाई डी ऑफ ए होगा। और लिमिट इस तरह से गिवन होते हैं कि x इज इक्वल और ग्रेटर देन a एंड इक्वल और लेस देन b। कोई कांस्टेंट नंबर है, a और b समझे कोई भी कांस्टेंट नंबर है, जिस तरह से कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर हो सकते हैं। और y इज इक्वल और ग्रेटर देन c एंड इक्वल और ग्रेटर देन d है। तो बाय फेबिनिस थ्योरम, बाय फेबिनिस थ्योरम, जब लिमिट कांस्टेंट होते हैं तो यह आपके पास होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई होता है। डी एक्स लिखा है तो पहले एक्स के लिमिट पुट करना होगा। एक्स के लिमिट कहां से कहां तक है, ए से जी फेबिनिस थ्योरम है, एफ आई बी आई एन आई एस। तो ये डी ए है वो डी एक्स डी वाई होगा। पहले डी एक्स से तो ए के एक्स के लिमिट पुट कर दो, एक्स के लिमिट ए से बी तक है। ये x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब है a का x का लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। और इसी तरह फिर y के लिमिट पुट करना है, ये x के लिमिट है, y के लिमिट c से d तक है। दिस इज इक्वल टू होगा फेबिनिस थ्योरम के मुताबिक, ये इक्वल टू होगा कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स होगा। अब डी वाई डी एक्स लिखा है तो पहले y के लिमिट पुट करना होगा। y के लिमिट c से d तक है, x के लिमिट a से b तक है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कांस्टेंट लिमिट है तो आप पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करो या x के रिस्पेक्ट से, कुछ भी नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं होगा, सेम वही बात होगी। अगर कांस्टेंट लिमिट है तो फेबिनिस थ्योरम के मुताबिक आप x से इंटीग्रेट कर दो या y से इंटीग्रेट कर दो, पहले रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन जब लिमिट वेरिएबल होंगे, कोई वेरिएबल नंबर लिमिट होगा, तो उस केस में आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। पहले वेरिएबल वाले लिमिट को पुट करना होगा। अगर x के लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है तो पहले x के लिमिट पुट करना होगा, फिर y के, या फिर अगर y के वेरिएबल में है, x के कांस्टेंट में है तो पहले y को पुट करना होगा। चले हम कांस्टेंट लिमिट करते हैं, वेरिएबल बाद में देखते हैं। कांस्टेंट लिमिट में कोई इश्यू नहीं है, आप पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दो या फिर y के रिस्पेक्ट से, उससे कुछ भी नहीं होता। जैसे कोई मैं एग्जाम्पल आप लोगों को करवा देता हूं। एग्जाम्पल है, एक मिनट, थोड़ा वेट करें, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवा देता हूँ। क्या
ऐसे एग्जांपल है आपके पास, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्स वाई स्क्वायर डी ए over the rectangle r equal to 0 to क्रॉस 0 1। सही है, इस तरह से दिया है। इसका मतलब क्या है, वेयर x इज इक्वल आर ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल आर लेस देन 2 है। ये फर्स्ट वाले x के लिमिट होते हैं एंड सेकंड वाले y के लिमिट है। y इज इक्वल आर ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल आर लेस देन 1 है। इसका आपने डबल इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो डबल इंटीग्रेशन हम वैसे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये फंक्शन गिवन है, इस रेक्टेंगल के अंदर इस फंक्शन का वॉल्यूम फाइंड करना है। जो गिवन फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर का, वो 0 2 क्रॉस 0 1 रेक्टेंगल के अंदर इसका वॉल्यूम क्या होगा वो फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम डबल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसको सोल्व करें। लिमिट आपको गिवन है, ये डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ ए है। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट लिमिट है तो पहले आप x के रिस्पेक्ट से कर दो या y के रिस्पेक्ट से, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। तो इसको हम कर सकते हैं डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी ए होगा डी एक्स डी वाई के इक्वल। कांस्टेंट लिमिट है, आप कर सकते हैं। तो ये होगा, और यहाँ पे लिमिट पुट कर दो। x के लिमिट पहले x के रिस्पेक्ट से किया, x के लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। y के लिमिट 0 से 1 तक है। अब इनको इंटीग्रेट करना है, पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं। जब हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, यही रूल है। तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड x के रिस्पेक्ट से करो इंटीग्रेशन, y स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 एंड y स्क्वायर आएगा, साथ में 0 से 2 dx होगा। ऐसे करते हैं ना, लिमिट पुट इस तरह से करते हैं। आपको पता है लिमिट कैसे पुट करते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 1 से 2। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट करते हैं, 2 क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करना होता है, 1 क्यूब अपॉन 2, फिर इससे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यही रूल होता है ना लिमिट पुट करने के लिए। तो इसमें भी देखो, जब आप x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, x का इंटीग्रेशन y स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होगा। लिमिट 0 से 2 तक है। अब आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 और अपर लिमिट पुट कर दो, y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने दो। अपर लिमिट x की जगह 2 है, ये लिमिट x के हैं तो x की जगह 2 पुट करना है। ये होगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना 0 स्क्वायर अपॉन 2 और ये होगा y स्क्वायर dy होगा। सही, इधर dx नहीं dy है, ठीक है, ऊपर इसमें dy है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, y बच गया है। तो इसको आप आगे सोल्व करें। सोल्व करने से ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 1, 2 स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, 4 अपॉन 2 2 होगा। सही है, 0 अपॉन 2 0 होगा, 2 माइनस 0 2 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास होगा 2y स्क्वायर dy के इक्वल होगा। अब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दो, 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 होगा और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 है। यहाँ पे अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना। ये 2 इंटू अपर लिमिट है 1 क्यूब 1 है, 1 का क्यूब 1 अपॉन 3 होगा
माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0/3 0 होगा। तो दिस इज इक्वल टू 2/3 इसका फाइनल आंसर आएगा। सही है। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ ए, इसका फाइनल एरिया जो है वो 2/3 आ गया। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और इसको y के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। हमने x के रिस्पेक्ट से किया था ना, आप पहले y के रिस्पेक्ट से करना, फिर x के रिस्पेक्ट से करना, आंसर सेम ही आएगा, एक ही बात है। और इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें डबल इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। तो एक और एग्जांपल मैं कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए डिफरेंट एग्जांपल को किस तरह करते हैं। एग्जांपल है कि इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रेशन ओवर r e पावर x प्लस वाई dA है ओवर द रेक्टेंगल r इज इक्वल टू 0 1 क्रॉस 0 2 है। सही है। ये 0 1 x के लिमिट है, x का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, और क्रॉस के बाद 0 2 लिखते हैं। y का लिमिट है, y का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। ये आपने सोल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको करते हैं सोल्व। ये होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ r e पावर x प्लस वाई डी ऑफ a इक्वल टू होगा डबल इंटीग्रेशन e पावर x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स मल्टीप्लाई ई वाई डी ए डी एक्स डी वाई होता है, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट लिमिट है तो आप डी एक्स डी वाई लिखें, डी वाई डी एक्स लिखें, एक ही बात है। तो अब पावर देखो, पावर सम प्लस में पावर 8 हो तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना कोफिशिएंट को। e पावर x प्लस वाई है तो इसको ई एक्स मल्टीप्लाई ई वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले हमने dx लिखा है, x के लिमिट पुट कर दो, x के लिमिट 0 से 1 तक है। फिर dy लिखा है, y के लिमिट पुट कर दो 0 से 2 तक है। अब इसको सोल्व करना है आगे। तो ये होगा कि पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होगा, उसके बाद y के रिस्पेक्ट से। जब आप x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन 0 2 ऐसे ही आएगा। ई वाई तो कांस्टेंट होगा x के रिस्पेक्ट से। ई एक्स का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है। कांस्टेंट तो ऐसे इंटीग्रेशन से बाहर आएगा ना, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 है, और साथ में ई वाई पे तो हमने इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया, इसको बाहर लिख दो और साथ डी वाई लिख देना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 1, अपर लिमिट 1 है, ई पावर 1 माइनस ई पावर 0 ई पावर वाई डी वाई होगा। तो फर्दर इसको सोल्व करना, तो ये होगा इंटीग्रेशन 2 है ना, 1 नहीं, 0 से 2 ई पावर 1 ई होता है माइनस ई पावर 0 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, और साथ में ई वाई डी वाई होगा। अब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दो, तो e-1 तो कांस्टेंट होगा ना, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, आके ये होगा e-1 तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। ey का इंटीग्रेशन ey ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है ey, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 होगा। अब पुट कर देना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये e-1 इंटू अपर लिमिट e पावर 2 है
माइनस लोअर लिमिट ई पावर 0 है, तो ये होगा ई माइनस 1 इंटू ई टू माइनस 1 के इक्वल होगा। सही है, ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक इसको फर्दर भी आप सिंपलीफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ओपन कर दो, ये काफी है। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना, नहीं है तो फिर जी, अगर नहीं है तो आगे कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। आप लोग खामोश बैठे हुए ना ज्यादातर, इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, पता नहीं कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। जब कोई कुछ बोलेगा आगे से रिस्पॉन्स आ जाए तब पता चलेगा कि इनको भी समझ आ रहा है। जब खामोश होते हैं तो इधर मैं परेशान होता हूँ। चले एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एग्जाम्पल है कि आपने इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर y sin x dA where x is equal or greater than 0 and equal or less than pi by 2 है, and y is equal or greater than 0 and y is less than or equal to 1 है। इसको सोल्व करना है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन ट्राई करें आप लोग जो जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं है, मोबाइल ऑन करके कहीं इधर उधर नहीं गए हैं, वो लोग ट्राई करें। 5 मिनट तक वेट करता हूँ, 5 मिनट में आप लोग कर देना कि क्या रिजल्ट आया, मुझे बता देना, फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ जी।
अच्छा, यहाँ पे किसी ने सॉल्व किया है और उसका फाइनल आंसर आ रहा है 1/2। सही है। और किसी ने किया है सॉल्व? ये से सॉल्व हो गया है। क्या रहा है आपका आंसर? 1/2 सर। अच्छा, मेरे ख्याल से 1/2 ही होगा। अगर दोनों का वही आ रहा है तो वही होना चाहिए। चले, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में करता हूँ। ये होगा डबल इंटीग्रेशन y sin x dx dy होगा। x का लिमिट है 0 से π/2 तक, y का लिमिट है 0 से 1 तक। पहले x के रिस्पेक्ट से करते हैं तो ये होगा 0 से 1, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, वही होता है ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो ये होगा y माइनस कॉस x, और लिमिट जो है वो 0 से π/2 तक है, dy आएगा। तो फर्दर आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। अपर लिमिट cos π/2 है। ये क्या हो रहा है? 1 मिनट, π/2 है ना, तो ये cos, हाँ ओके, π/2 माइनस भी है। इसको मैं कर देता हूँ, 1 मिनट, सही है। ये होगा माइनस cos π/2 माइनस cos 0 dy होगा। तो दिस इज इक्वल टू 0 to 1 y, और cos π/2 0 होता है, cos 0 1 के इक्वल होता है। तो -1 है तो इधर माइनस माइनस +1 होगा ना, +1, तो y मल्टीप्लाई 1 y होगा, साथ में dy होगा। तो दिस इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दो, y² 2 आ गया। तो 0 से 1 कर देना, अपर लिमिट 1/2 है, लोअर लिमिट 0 है, 1/2 माइनस 0 1/2 होगा। यही आ रहा है आंसर आप लोगों का भी? सही जी है, सर, यही आ रहा है। ओके, सही है। अच्छा, तो हमने कर दिया कांस्टेंट लिमिट से क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कर दिया। अगर वेरिएबल लिमिट हो फिर कैसे सोल्व करेंगे वो मैं देखता हूँ। उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देखता हूँ, क्योंकि वेरिएबल लिमिट में ना बहुत ज्यादा चीजें होती है। कभी लिमिट गिवन होते हैं, कभी लिमिट गिवन नहीं होते, रीजन गिवन होता है। तो लिमिट आपने खुद उस रीजन से खुद से फाइंड करना होता है, तो डिफरेंट चीजें होती है। तो मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि उसमें उसको हम कैसे डील करते हैं। अगर आपको वेरिएबल लिमिट गिवन हो तो उसको हम कैसे डील करते हैं। जैसे डबल इंटीग्रेशन है, वेरिएबल लिमिट आपको गिवन है, तो इसको कैसे सोल्व करना होगा। लेट्स सपोज आपके पास है डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर एफ एक्स वाई डी ऑफ ए है, और इस तरह से गिवन है a इज इक्वल आर लेस देन x, x इक्वल आर लेस देन b है। x के लिमिट कांस्टेंट है और y के लिमिट वेरिएबल है। लेट्स सपोज y इज इक्वल आर ग्रेटर देन f1 ऑफ x है एंड y इक्वल आर लेस देन f2 ऑफ x है। वेरिएबल मीन एक फंक्शन से बॉन्डेड होगा। y जो है वो, y के लिमिट जो है वो x के फंक्शन से बॉन्डेड होंगे। वेरिएबल लिमिट का यही मतलब है, x कांस्टेंट है। तो इस केस में हम डबल इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे कि ये डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर एफ एक्स वाई डी ए होगा। इस केस में जो डी ए है ना वो इक्वल टू डी वाई डी एक्स के इक्वल होगा। जब y के लिमिट वेरिएबल है तो डी ए डी वाई डी एक्स होगा, डी एक्स डी वाई नहीं होगा, क्योंकि पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। जब y के लिमिट वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होगा, और लास्ट में x के रिस्पेक्ट से करना होगा। अगर वेरिएबल लिमिट है, आप पहले x के रिस्पेक्ट से फिर y के रिस्पेक्ट से करोगे तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। तो ये होगा डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स
dy होगा, और ये इस तरह से होगा f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x होगा। x के लिमिट a से b तक होंगे, इस तरह से कांस्टेंट होंगे। अगर आप ग्राफिकल इसको देखना चाहें तो ये इस तरह से होगा कि ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट कोई फंक्शन है f1 ऑफ x, ये f1 ऑफ x है, और दूसरा फंक्शन लेट्स सपोज आपके पास है f2 ऑफ x। इस तरह से होते हैं ना फंक्शन। ये ग्राफ है, लेट्स सपोज आप समझो किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, अज्यूम करें एक फंक्शन f1 ऑफ x है, दूसरा फंक्शन f2 ऑफ x है, और ये a और b के बिटवीन बोन है। ये a का लिमिट है और ये b का लिमिट है। a और b के बिटवीन बोन है तो a देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये फंक्शन इस तरह से यहाँ पे a होगा, a और b के बिटवीन बोन है तो ये b होगा। अब देखो ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होते हैं। f y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है ना, वैसे फंक्शन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। f1x y1 होगा, f2x y2 होगा। ये आपके पास दो फंक्शन होंगे। तो ये जो फंक्शन है ना y1 और y2, ये y के लिमिट होंगे, और a और b आपके पास x एक्सिस में कोई कांस्टेंट नंबर होंगे तो ये x के लिमिट होंगे। आपने जो फाइंड करना है इन दोनों फंक्शन और इस a और b के बिटवीन बाउंडेड रीजन है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। असल में इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये ऊपर मैंने लिखा है, यही डबल इंटीग्रेशन यूज होगा। अगर y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो ये इसका वॉल्यूम होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी मैंने dx dy लिखा है ना, dy dx होगा। ये होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ dy dx के इक्वल होगा। पहले y के रिस्पेक्ट से करना होगा। अगर y वेरिएबल है तो dy dx की फॉर्म में होगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे y x का फंक्शन है ना, तो y के लिमिट पुट कर दो, फिर आपको x सिर्फ x का फंक्शन बचेगा, तो फिर इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं फिलहाल आइडिया देता हूँ कि ये किस तरह होता है। और इसी तरह अगर आपके पास से डबल इंटीग्रेशन ऑफ r f x y d ऑफ a है और x इज इक्वल आर ग्रेटर देन f1 ऑफ y है एंड दिस इज इक्वल आर लेस देन f2 ऑफ y है। मीन x वेरिएबल है और y कांस्टेंट है, y इज इक्वल आर ग्रेटर देन a एंड इक्वल आर लेस देन b है। तो इस केस में डबल इंटीग्रेशन होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ r f x y d ऑफ a इक्वल टू, अगर यहाँ पे y वेरिएबल है तो dA इक्वल टू dx dy होगा। इसको आप dy dx नहीं लिख सकते। अगर x वेरिएबल है तो dx dy होगा, पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होगा, फिर y के रिस्पेक्ट से। ये होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ f x y dx dy होगा, और x का लिमिट जो है वो लोअर लिमिट f1 ऑफ y, अपर लिमिट f2 ऑफ y होगा, और y का लिमिट a से b तक इस तरह से कांस्टेंट कोई नंबर होंगे। सही है, तो अगर ग्राफिकली आप इसको देखना चाहें तो ये इस तरह से होगा। ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब जो फंक्शन का ग्राफ है ना वो x एक्सिस में नहीं y एक्सिस में बनेगा। इस तरह से लेट सपोज आपके पास ये कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन बना है f1 ऑफ y, और दूसरा फंक्शन आपके पास इस तरह से होगा, कोई भी फंक्शन ये f2 ऑफ y बनेगा, और y के लिमिट होंगे a से लेके b तक। यानी y a और b में बॉन्ड है, फंक्शन f1 ऑफ y और f2 में बॉन्डेड है, तो x एक्सिस में f1 और f2 में बॉन्डेड है। तो यहाँ पे देखो y का लिमिट a से लेके
बी तक के। तो आपने फाइंड करना है इन दोनों के बिटवीन एरिया है, इसको फाइंड करना है। इसमें y का लिमिट तो फिक्स है, y का लिमिट y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू बी तक है, जबकि x के लिमिट वेरिएबल है, x के लिमिट फिक्स नहीं है, इस तरह से वेरिएबल है, डिफरेंट कर्व बन रहे हैं। इस केस में आपने क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट से करना है, फिर y के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है। सही है। तो यही प्रोसीजर होता है डबल इंटीग्रेशन में। अगर कांस्टेंट लिमिट हो तो आपकी मर्जी है, पहले y के रिस्पेक्ट से करें, x के रिस्पेक्ट से करें। लेकिन वेरिएबल लिमिट हो तो क्या करना है वो मैंने बता दिया। अगर x वेरिएबल है तो पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दो, अगर y वेरिएबल है तो पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं, और उसके बाद फिर पोलर कोऑर्डिनेट है, फिर उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन वगैरह है, वहाँ पे उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी है, और क्लास भी तकरीबन टाइम भी होने वाला है, 10 मिनट रहते हैं, अटेंडेंस लगा देता हूँ तो उस वक्त तक टाइम भी हो जाएगा। चले, किसी ने कुछ पूछना है यहाँ से? नो सर, क्लियर है। सर एग्जाम का बता दें।